ओके बच्चों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसके अंदर हम कुछ कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला कंसेप्ट रहेगा स्ट्रेट लाइन का। हम स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो सारी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद इसमें हम एक चीज डिस्कस करेंगे, सर्कल डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद कॉनिक सेक्शन डिस्कस करेंगे बच्चे। ये ठीक है, ये तीनों पार्ट हैं हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कॉनिक सेक्शन में तीन पार्ट आ जाएंगे। एक पार्ट इसमें आ जाएगा पैराबोला, दूसरा पार्ट इसमें आ जाएगा एलिप्स का, और तीसरा पार्ट इसमें जो आ जाएगा वो आ जाएगा हाइपरबोला का। तो बेटे हर कंसेप्ट से क्वेश्चंस निकलते हैं। स्ट्रेट लाइन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, सर्कल से भी क्वेश्चन आ जाता है, और कॉनिक सेक्शन से भी क्वेश्चन आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे जो आते हैं। और एनडीए में अगर हम बात करें तो 10 क्वेश्चंस इस कंसेप्ट से आ सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। 10 क्वेश्चन आने का मतलब सिंपल सा हो जाता है कि हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है, तो 10 इंटू 2.5 हमारे पास 25 मार्क्स बन सकते हैं बच्चों यहां से भी। अगर आप 25 मार्क्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसका बेसिक सारा क्लियर करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स एंड स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीजें इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये 4-5 टॉपिक हैं जो अब हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले इसमें डिस्कस करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। छोटी छोटी चीजें हैं, ये चीजें अपने कॉपी पे आप नोट करते जाना अपनी नोटबुक पे। डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स, अगर दो पॉइंट दिए जाएं, वी आर गिवन अ पॉइंट ए, अनदर पॉइंट इज गिवन एज x2 y2, तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ऑलरेडी आप बच्चे क्लास 10th में भी ये सारा चीजें पढ़ते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट स्क्वायर प्लस अब्सिस्सा और ऑर्डिनेट का स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। जब हमें दो पॉइंट दिए जाएं तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है। अब हम बात करते हैं कि डिस्टेंस जो कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो डिस्टेंस फार्मूला है इसकी एप्लीकेशन क्या है, व्हाट आर द एप्लीकेशन, कहां-कहां हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्लीकेशन इसकी ये है कि दो पॉइंट के बीच में हम डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, पहली एप्लीकेशन आ जाएगी कि डिस्टेंस कैलकुलेट करना हमें, ठीक है, दो पॉइंट के बीच में। दूसरा हमें इस फार्मूले की हेल्प से कोलिनियरिटी भी शो कर सकते हैं कि तीन पॉइंट दिए जाएं और हमें कहा जाए कि शो दैट दीस पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो हम डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चे। अगर हमें तीन वर्सेस दिए जाएं तो हम ट्रायंगल के बारे में भी बता सकते हैं, या किसी भी पॉलीगन के बारे में भी हम बता सकते हैं डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से। तो ये सारी एप्लीकेशन है डिस्टेंस फार्मूले की। तो हमारा पहला कांसेप्ट है डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। जब दो पॉइंट दिए जाए तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल मैं एक ले लेता हूं पॉइंट 2 एंड 3, दूसरा पॉइंट मैंने ले लिया यहाँ पे -4, 0। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस कैलकुलेट हुआ वो हो गया डिफरेंस ऑफ अब्सिस्सास का होल स्क्वायर, तो -4 -2 ये बनेगा -6 होल स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर। 0 में से 3 गया -3, तो ये बन गया बच्चे हमारे पास 36 प्लस 9 यानी कि √45, जिसको हम 3√5 यूनिट बोल सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट्स। तो जल्दी से आप इस कंसेप्ट को सबसे पहले अपनी नोटबुक पे कॉपी करें बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पहला कंसेप्ट पूरी तरह से समझ आ गया होगा, हाउ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। हरी अप। ओके, आई होप आपको पता चल गया होगा।
अब दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया क्वाड्रिलेटरल या किसी भी पॉलीगन का एरिया कैसे कैलकुलेट करना है। तो पहला कंसेप्ट हमारा ये था। दूसरा कंसेप्ट है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल कि ट्राइंगल का एरिया। ठीक है बच्चे, बड़े सारे बच्चों की मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसका मतलब बच्चे उसको पढ़ रहे हैं ध्यान से। एनडीए एग्जाम बहुत तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा है, आ रहा है। तो कोई भी कंसेप्ट है मैं सभी बच्चों को बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम करता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके वो क्वेश्चन या आप उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं, सो दैट मैं आपकी वो मदद भी कर सकूं जो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है बच्चों ये। ठीक है, तो बेफिक्र आप क्वेश्चन, कंसेप्ट, टॉपिक मेरे को बोल सकते हैं बच्चे। ठीक है, तो एरिया ट्राइंगल की हम बात करते हैं। एरिया ट्राइंगल जब हमें, एरिया ट्राइंगल तो ऑलरेडी हम जानते हैं, हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड, है ना, या फिर हिरन्स फार्मूला क्लास 10th में हम लोग पढ़ते हैं। एरिया ट्राइंगल डिस्टेंस फार्मूले से, या सॉरी डिस्टेंस कह रहा हूं, अगर हमें 3 वर्सेस दिए जाएं, ठीक है, एक वर्टेक्स ये आ गया, एक वर्टेक्स ये आ गया और तीसरा वर्टेक्स आ गया हमारे पास x3 y3, 3 वर्सेस दे दिए जाएं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे कैलकुलेट करना है। बच्चे एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे 1/2 लिखना है। मैं आपको एक शॉर्टकट सा ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ आप लिखेंगे x1 y1, यहाँ दूसरा वर्टेक्स, यहाँ तीसरा वर्टेक्स, और फिर आपने क्या करना है बच्चे, तीसरा वर्टेक्स पहले वाले वर्सेस के कोऑर्डिनेट्स फिर से लिख देने हैं, x1 y1 फिर से लिख देने हैं बेटे ये आपने। ठीक है, ये आपने फिर से लिख देने हैं और इसके बाद आपने इसको सिंपलीफाई करना है 1/2। कैसे, प्रोडक्ट ऊपर से नीचे, यानी कि x1 y2 प्लस ऊपर से नीचे x2 y3 प्लस फिर से ऊपर से नीचे, यह आ गया x3 y1। ऐसे करना है, इनका प्रोडक्ट प्लस इनका प्रोडक्ट प्लस इनका प्रोडक्ट, माइनस, माइनस क्या करेंगे, डाउन से अप, डाउन से अप, ये माइनस करेंगे x2 y1 प्लस इसको भी माइनस करेंगे हम लोग x3 y2 प्लस x1 y3। सिंपल सी बात है बच्चों ये। तो ये हमारे पास आ जाएगा एरिया, ये क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। दैट्स इट। ये फार्मूला मैं इसलिए बता रहा हूं, यही फार्मूला हम क्वाड्रिलेटरल के लिए यूज करेंगे, पेंटागन दिया जाएगा पेंटागन के लिए यूज करेंगे एरिया फाइंड आउट करने के लिए। अदरवाइज हमारे पास एक और फार्मूला है एरिया ट्राइंगल का, सभी बच्चे इसको फॉलो करते हैं, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y2 माइनस y1। ये फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा एरिया ट्राइंगल का। तो ये भी आप लोग यूज कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको फॉलो करें, क्योंकि हम क्वाड्रिलेटरल के लिए भी इसी का इस्तेमाल करेंगे। क्वाड्रिलेटरल में जब 4 वर्सेस दिए जाएंगे, चारों लिख लेंगे और पहले वाले को फिर से लिख देंगे और फिर वही प्रोसेस, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, माइनस नीचे से ऊपर बचेंगे। तो ये हमारे पास सेकंड कांसेप्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। उम्मीद करता हूं कि आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल भी समझ आ गया बच्चों ये। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ जाए तो पॉइंट्स क्या होंगे, पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि बेटे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल ये शेप है, ट्राइंगल तभी बनेगा जब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हो। अगर एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो कभी ट्राइंगल बन ही नहीं सकता, उसका एरिया 0 होगा। इसलिए अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा। तो कोलिनियरिटी हम डिस्टेंस फार्मूले से भी चेक कर सकते हैं, कोलिनियरिटी हम एरिया ऑफ ट्राइंगल से भी चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आ गए। अब हम चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। अब यूं क्या लीजिए कि सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री उस पे, सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उस पे लाई कर रही है, जिसका नाम है स्लोप ऑफ ए लाइन। ये स्लोप क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसकी कंडीशंस क्या होती हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस टॉपिक को भी अपनी नोटबुक पे आप कॉपी करेंगे। चलिए हरिओम।
ओके बच्चे, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्लोप ऑफ ए लाइन। नेक्स्ट टॉपिक क्या आ गया? स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप का दूसरा नाम ग्रेडियंट भी है। स्लोप को हम क्या कहते हैं? ग्रेडियंट। ठीक है, स्लोप का दूसरा नाम ग्रेडियंट भी है बच्चे, ध्यान रखना। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्लोप की जगह ग्रेडियंट भी लिखा होता है। स्लोप का मतलब क्या है? स्लोप का जैसे स्लांट हाइट होती है हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पे एक कंसेप्ट ले लेता हूं। ये मैंने एक कंसेप्ट ले लिया, ठीक है, मैंने एक स्ट्रेट लाइन ले ली। स्लोप का मतलब क्या होता है? टेंजेंट ऑफ एन एंगल व्हिच ए लाइन मेक्स विद द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। क्या है मीनिंग इसका? ध्यान से सुनिएगा इसका एक बार फिर से। मैंने क्या बोला? tan थीटा। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय m। क्या है? m इक्वल टू tan थीटा। मैंने क्या बोला? मैंने ये कहा कि अगर कोई लाइन है L, इफ इट मेक्स एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, याद रखना, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो टेंजेंट ऑफ दिस एंगल इज स्लोप ऑफ ए लाइन। तो स्लोप क्या है बेटा? इट इज द टेंजेंट ऑफ एन एंगल, टेंजेंट ऑफ एन एंगल which a line makes with positive x axis। positive x axis याद रखना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव x axis के साथ होना चाहिए, किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए बेटे, तभी हम tan थीटा लेंगे। तो स्लोप क्या हो गया? tan थीटा। सिंपल सी बात आपने याद रखनी है, स्लोप इज tan थीटा। अब यहां पर एक चीज याद रखना बेटा, स्लोप हमारा जीरो भी हो सकता है, स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है, और स्लोप इन्फिनिटी भी हो सकता है। किसी भी लाइन का स्लोप के 4 केसेस हो सकते हैं। स्लोप जीरो होने का मतलब हो गया कि जो लाइन है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। किसी भी लाइन का स्लोप जीरो होगा, इसका मतलब वो लाइन क्या है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। क्यों? क्योंकि ये देखिए, अगर लाइन इंक्लाइन होने की बजाय एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी तो थीटा क्या बन गया बीच में? 0 डिग्री। थीटा क्या बन गया? 0 डिग्री। और tan 0 क्या होता है? 0। दैट्स व्हाई कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो उसका स्लोप 0 होगा। जैसे ये फर्श है जहां पर हम बैठे हैं, इसका स्लोप 0 है, तभी तो हम आराम से बैठे हुए हैं बच्चे। ये स्लोप पॉजिटिव का मतलब हो गया tan पॉजिटिव। tan पॉजिटिव होने का मतलब ये हो गया कि थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है। थीटा इज एक्यूट एंगल बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री होगा। स्लोप नेगेटिव होने का मतलब हो गया कि भाई tan नेगेटिव हो गया। tan नेगेटिव कब होगा? जब थीटा क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल होगा बिटवीन 90 एंड 180। और स्लोप इंफिनिटी होने का मतलब हो गया कि थीटा 90 डिग्री है, बिकॉज tan 90 इज इंफिनिटी नॉट डिफाइंड। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, ये दीवार है, दिस इज कोई भी लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो, कोई भी लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो या एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, उसका स्लोप क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है बच्चे, क्योंकि वो एंगल कितना बना रहे हैं? 90 डिग्री का बना रहे हैं। ये स्लोप के 4 केसेस हैं। तो एक बार फिर बच्चों याद रखना, दिमाग में एक चीज याद रखें, स्लोप का मतलब tan थीटा, बट आपका एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो स्लोप के 4 केसेस याद रखिए, स्लोप 0, स्लोप पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, स्लोप इन्फिनिटी बच्चे। अंडरस्टूड? जल्दी से इसको अपनी नोटबुक पे कॉपी करें। अब हम बढ़ेंगे अगले कंसेप्ट पे। स्लोप का एक और नाम है, याद रखना, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट भी कहते हैं बच्चे। तो अगला हमारा कंसेप्ट है एंगल बिटवीन 2 लाइंस। ओके बच्चे, हमारा अगला कंसेप्ट है एंगल बिटवीन 2 लाइंस। तो जल्दी से आ जाइए इस कंसेप्ट पे, एंगल बिटवीन 2 लाइंस। 2 लाइन के बीच में एंगल, 2 लाइन के बीच में एंगल। तो आप सभी ने पढ़ा होगा tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एंगल बिटवीन 2 लाइंस। मान लीजिए मेरे पास 2 लाइंस हैं, एक लाइन L1 है which makes an angle theta 1, another line L2 which is intersecting L1
and it makes an angle theta 2. Suppose angle between two line is say theta. तो हमें दिया क्या, इसका स्लोप मैं m1 ले लेता हूं, सेकेंड लाइन का स्लोप मैं m2 ले लेता हूं. तो बच्चे m1 की वैल्यू क्या आ गई, tan थीटा 1, क्योंकि tan थीटा ही होता है स्लोप, और m2 आ गया हमारे पास बेटे tan थीटा 2. अब हम जानते हैं थीटा 2 is equal to theta plus theta 1. Why so? Because in a triangle external angle is always equal to sum of opposite anterior angle. इसलिए ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगी. तो आपको क्या चाहिए, थीटा. सो थीटा 2 माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा. तो दोनों तरफ tan अप्लाई कर देते हैं. ये बन गया tan थीटा और ये बन गया tan थीटा 2 माइनस थीटा 1. और जब आप इस पे tan a माइनस b लगाएंगे तो ये बनेगा tan a माइनस tan b. तो tan a tan थीटा 2 मतलब m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 m1 m2. सो दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एंगल बिटवीन टू लाइन. अब यहाँ पे दो केसेस बन जाते हैं बच्चे, याद रखिएगा. अगर लाइन परपेंडिकुलर है, अगर ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो इनके बीच में एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री. तो लाइनें परपेंडिकुलर है तो बच्चे याद रखना इनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा. कैसे, tan 90 क्या हो गया, इन्फिनिटी. तो मैं क्या करूंगा, इसको इन्फिनिटी मतलब 1/0. दिस इज m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2. तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 0 के पास चला गया. तो ये बन गया m1 m2 प्लस 1 इक्वल टू 0. तो m1 m2 इक्वल टू -1. तो जब भी दो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा बच्चों ये. और दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि यदि लाइंस पैरेलल हुई तो बेटा दोनों के स्लोप सेम होंगे. लाइंस पैरेलल हुई तो स्लोप सेम. जब भी दो लाइनें पैरेलल होंगी तो स्लोप सेम होगा. यानी कि हमें अगर प्रूव करना है लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 है. अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनके स्लोप सेम होंगे, इक्वल होंगे बच्चों ये. तो ये कंसेप्ट आपने याद रखना है बेटा. इज इट क्लियर? तो ये एक और हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था एंगल बिटवीन टू लाइंस. तो हमने 3 कंसेप्ट डिस्कस किए, जिसमें पहला कंसेप्ट था हमारे पास डिस्टेंस फार्मूले का, दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, और तीसरा हमारे पास कंसेप्ट था स्लोप. स्लोप क्या होता है, tan थीटा. अब मैं आपको बताऊंगा स्लोप सॉल्व करना है तो tan थीटा सॉल्व करना है हमें. ठीक है, तो स्लोप सॉल्व करने का हमारे पास एक और फार्मूला होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं. देखिए बच्चे, ये अगर अ लाइन is passes through point A x1 y1 and another point is x2 y2. तो बेटा स्लोप सॉल्व करने का एक फॉर्मूला ये भी है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. एक ये फॉर्मूला हो गया, एक मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, m is equal to tan थीटा. m is equal to tan थीटा, एक ये फार्मूला है. और अगर इक्वेशन ऑफ लाइन दी जाए जैसे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म है, तो बेटे स्लोप सॉल्व करने का तीसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y. तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखना. हाउ टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ ए लाइन, यहां पे लिख के रख लीजिए. How to find slope of a line. किसी भी लाइन का स्लोप जब सॉल्व करना है तो देखना है क्या गिवन है. एंगल गिवन है तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे. 2 पॉइंट दिए गए थे इस फॉर्मूले का. इक्वेशन ऑफ लाइन दी जाएगी तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे. तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की एक लिस्ट है जो अपनी नोटबुक पे आप लोग कॉपी करेंगे बच्चे. अब हमारे पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जेईई में भी आते हैं. सेंटर्स इन ट्रायंगल.
सेंटर्स इन ट्राइंगल से मेरा मतलब है, जैसे आपने नाम सुना सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। तो ये क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज ए सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड बड़ी कॉमन सी टर्म है और मोस्टली बच्चे जानते ही हैं। सेंट्रॉइड क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ medians of a triangle, medians of triangle वो भी लिख देता हूँ पूरा, median of triangles। कहता है जो ट्राइंगल के मीडियन होते हैं ना, मीडियन क्या होते हैं? मीडियन होते हैं जैसे कि किसी भी वर्टेक्स से, मान लो वर्टेक्स ए बी सी 3 वर्सेस हैं, अगर किसी भी वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे अगर हम एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करते हैं तो उस लाइन को बोलते हैं मीडियंस। तो अगर इसका x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है, तो बेटे सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल। जो सेंट्रॉइड होता है ना बेटा, जैसे ये पॉइंट G आ गया, ये क्या करता है, जैसे ये मेरे पास एक सेंट्रॉइड मीडियन AD आ गया, एक BE आ गया। सेंट्रॉइड हमेशा क्या करता है, 2:1 रेशो में डिवाइड करता है किसको? मीडियन को। बच्चे किसमें? 2:1 रेशो में, याद रखिएगा। सेंट्रॉइड, आई होप ये कंसेप्ट समझ आ गया। सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है इन सेंटर। क्या आ जाता है? इन सेंटर। इन सेंटर का मतलब क्या हो गया कि ये सर्कल के अंदर ही बनेगा। ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, जहां भी ट्राइंगल के जो एंगल बाइसेक्टर हैं मीट करते हैं, जैसे ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर, जहां पर ये तीनों मीट करेंगे हम उसको इन सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इन सेंटर। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज इन सेंटर। इसको सॉल्व करने का हमारे पास एक फॉर्मूला भी है, ax1 प्लस b x2 प्लस c x3 अपॉन a प्लस b प्लस c और a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 अपॉन a प्लस b प्लस c। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल। उम्मीद करता हूं कि आपको जो सेंटर्स है ट्राइंगल के, जैसे सेंट्रॉइड और इन सेंटर, ये दोनों अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अब हम इसमें दो चीजें और इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, एक है ऑर्थो सेंटर और एक है सर्कम सेंटर, और उनको कैसे सॉल्व करना है, उसको ट्रिक क्या है। ये सेंट्रॉइड, इन सेंटर और सर्कम सेंटर के क्वेश्चन स्पेशली जी में भी आते हैं बच्चे, तो याद रखिएगा ये, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो जल्दी से इसको अपनी नोटबुक पे कॉपी करें। अब हम आगे बढ़ेंगे जिसमें डिस्कस करेंगे ऑर्थो सेंटर। ओके बच्चे, अगली टर्म है ऑर्थो सेंटर। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। आप ये कह लीजिए, ठीक है। क्या कहता है कि अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड क्या होता है? किसी भी वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कहता है किसी भी ट्राइंगल के जो तीनों वर्सेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ होते हैं, वो परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे मिलते हैं हम उसको कहते हैं ऑर्थो सेंटर। और कहता है इन केस ऑफ राइट ट्राइंगल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है एंट्रेंस के लिए। फॉर एनडीए याद रखिएगा, फॉर एनडीए और जेई, ये चीज याद रखना चाहिए, ठीक है। फॉर एनडीए एंड जेई, इन केस ऑफ राइट ट्राइंगल, कहता है जो राइट ट्राइंगल होगा ना, तो ऑर्थो सेंटर कौन सा पॉइंट होगा? जहां पर राइट एंगल होता है। यानी कि मान लो ये मेरे पास एक राइट एंगल है, तो ये जो पॉइंट है जहां पर राइट एंगल बना हुआ है, ये ऑर्थो सेंटर है इस ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का। फिर उसके बाद हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे, जिसमें हम कहते हैं सर्कम सर्कल। हालांकि इंडिविजुअली इसका भी एक फॉर्मूला है, लंबा सा फॉर्मूला है, वो भी मैं आपको बताता हूं। सर्कम सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
इंटरसेक्शन ऑफ साइड बाइसेक्टर। क्या मतलब है भाई सर इसका? कहता अगर कोई ट्राइंगल है, उसके जो साइड बाइसेक्टर है, जहां पर वो मीट करते हैं तीनों बाइसेक्टर, साइड बाइसेक्टर, उस पॉइंट को हम कहते हैं सर्कमसेंटर बच्चे। उसको क्या कहते हैं? सर्कमसेंटर। और इन केस ऑफ राइट एंगल, जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है, क्या? जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है वो आपका सर्कमसेंटर होता है बच्चों, याद रखना। सर्कमसेंटर क्या है? सर्कमसेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ hypotenuse in case of right triangle और in case of equilateral। ये जो चारों पॉइंट है, ये बेटा ये ऐसा नहीं है कि एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में ये जो इन सेंटर है, सेंट्रॉइड है, याद रखना। इक्विलेटरल केस में यहां पर एक सर्कल डालता हूं। इक्विलेटरल ट्रायंगल ये जो होते हैं कौन? सेंट्रॉइड और आर्थो शॉर्ट में लिख रहा हूं, और इन सेंटर शॉर्ट में लिख रहा हूं, सर्कम सेंटर शॉर्ट में लिख रहा हूं, कोइंसाइड्स, इनसाइड्स। भाई एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। किस केस में? इक्विलेटरल के केस में। अदरवाइज जो सेंट्रॉइड होता है, कौन? सेंट्रॉइड जो होता है किसी भी ट्रायंगल का, डिवाइड्स line segment joining orthocenter and circumcenter in 2:1 ratio। कहने का मतलब है आर्थो, सेंट्रॉइड और सर्कमसेंटर, ये बेटा तीनों पॉइंट लीनियर होते हैं, हमेशा अलग अलग जगह पे लाई करते हैं। सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में एक ही जगह पे लाई करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये 2:1 में डिवाइड करता है आर्थो को और सर्कम सेंटर को। सेंट्रॉइड ना कोई समझ रहे इसको, सेंट्रॉइड है जी के लिए रखता हूं, सर्कम सेंटर को बचेगी। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। इसके बाद हम स्ट्रेट लाइन का बेसिक डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से बच्चों इसको अपनी नोटबुक पे कॉपी करें और ग्रीन पेन के साथ नोट करके रखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप बच्चों को मैंने दी है। तो हमने डिस्कस किया डिस्टेंस फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, स्लोप ऑफ लाइन, एंगल बिटवीन लाइंस, देन सेंटर्स इन द ट्रायंगल्स। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। और आज ही इस वीडियो को जितना हो सकता है आप इसको सर्कुलेट जरूर करें बच्चों अपने सर्कल में, और मैक्सिमम से मैक्सिमम सब्सक्राइब करें बच्चों इसको, ताकि मैं फिर बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ कि वो सारे बच्चे जो आपके सर्कल में हैं, जो एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सके बच्चों ये, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो विद द इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद हम PYQ डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। थैंक यू।